हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जैव विकास चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन करने के क्रम में हम लोगों ने लैमार्कवाद और डार्विनवाद के सिद्धांतों का अध्ययन कर चुके हैं, जिससे आप लोगों द्वारा बहुत सारा प्यार और सहयोग भी मिला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा मतलब इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है उत्परिवर्तनवाद। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर पर पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों का हम लोग व्याख्या के साथ हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक उत्परिवर्तनवाद। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया। ये हालैंड के पादप शास्त्री थे। तो इन्होंने अपना मत दिया जैव विकास से संबंधित। जैसे लैमार्कवाद ने अपना जो लैमार्क ने दिया था, और उनके विचारों को क्या कहा गया? उनके सिद्धांतों को लैमार्कवाद कहा गया। उनके मतलब उपार्जित लक्षणों का, जिसे हम उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत भी कह सकते हैं। और जो दूसरा सिद्धांत दिया गया वो थोड़ा इससे विकसित रूप डार्विन के द्वारा दिया गया। और डार्विन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उससे हम लोग क्या कहते हैं? डार्विनवाद। तो उनका जो सिद्धांत था वो किस पे आधारित था? वो आधारित था प्रकृति वर्णवाद पे आधारित था, यानी कि प्रकृति के द्वारा चुनाव। और जो ये सिद्धांत है ये है उत्परिवर्तन। ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया ये उत्परिवर्तन पर आधारित है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि जीवों के लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाले वंशागत विभिन्नताएं ही क्या कहलाती हैं? उत्परिवर्तन कहलाती है। यानी कि जो जीवों के आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए है, तो जीवों के आनुवांशिक पदार्थ या जीन और इससे संबंधित गुणसूत्रों में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। और ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया, जिस पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया अपना, उस पौधे का क्या नाम है? सांध प्रिमरोज, यानी कि उसका जो वैज्ञानिक नाम है आइनोथेरा लैमर्कियाना। तो इस पौधे पर इन्होंने अपना जो है प्रयोग किया, और इस पौधे पर प्रयोग के आधार पर इन्होंने अपना जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया। और उनके अनुसार जो है डी ब्रिज के अनुसार जो सिद्धांत है 5-6 पॉइंट में है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने सभी पॉइंट को नोट नहीं किया है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग उसको नोट करते रहिएगा। 5-6 पॉइंट है, उसे हम बताते रहेंगे। जैसे इनके अनुसार क्या है कि नई जात की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट अस्थायी आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। कैसा होता है? स्पष्ट एवं अस्थायी, यानी कि अस्थायी होने का मतलब यही कि उनके जीन में, उनके डीएनए में जब परिवर्तन होता तो क्या होता? वो अस्थायी परिवर्तन होता, और वो स्पष्ट होता है, आकस्मिक होता है, यानी कि कभी भी हो सकता है। पहला पॉइंट यही है आपका कि उत्परिवर्तन आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। ये धीरे धीरे नहीं होते हैं कि धीरे धीरे क्रम में क्या नाम है इसके बाद कोई नई प्रजाति बनी, ऐसा नहीं होता है। जो प्रजाति बनी, जो जाति बनी, वो आकस्मिक होता है। और ये जो परिवर्तन होता है, जिसमें ये परिवर्तन होता है, अगर हम बात करें उत्परिवर्ती क्या होता है, तो जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्ती कहते हैं। यानी कि जैसे कोई जीव है, जिस जीव में ये परिवर्तन सबसे पहले दिखाई दिया, जिस जीव से नई जाति का उत्पत्ति हुआ, तो वो जीव क्या कहलाता है? उत्परिवर्ती। पहला सदस्य जिसमें परिवर्तन दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? उत्परिवर्ती कहलाता है। और उत्परिवर्ती जो ये जीव होता है, यह सदस्य शुद्ध नस्ल का होता है। ये आपका दूसरा पॉइंट है कि जो उत्परिवर्ती होता है, उत्परिवर्ती से जो सदस्य उत्पन्न हुआ है, जो सदस्य है जिसे हम उत्परिवर्ती कह रहे हैं, जो पहला सदस्य है, ये क्या होता है? ये शुद्ध नस्ल का होता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होता है। ये लाभदायक, हानिकारक या निरर्थक भी हो सकते हैं। ये किसी अंग विशेष में या अनेक अंगों में एक साथ भी हो सकते हैं। इनके कारण अंग पूर्ण विकसित या विलुप्त हो सकते हैं।
ये आपका तीसरा पॉइंट था। यानी कि कहने का मतलब है कि उत्परिवर्तन जो है ये निश्चित नहीं होता है। अगर किसी जीव के अंदर परिवर्तन हो भी रहा है, अगर कोई परिवर्तन हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो परिवर्तन लाभदायक भी हो, वो हानिकारक भी हो सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा परिवर्तन आगे ना हो जो हमारे लिए लाभदायक ना हो, हानिकारक हो। और कुछ परिवर्तन ऐसे जो निरर्थक भी हो सकते हैं। ये हमारे शरीर के किसी एक विशेष अंग में भी हो सकते हैं या अनेक अंगों में भी हो सकते हैं। और चौथा पॉइंट है जीवधारियों में उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति प्राकृतिक होती है। इनकी दर भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न हो सकती है। कहने का मतलब जो ये परिवर्तन हो रहा है, जो उत्परिवर्तन हो रहा है, ये प्रकृति के द्वारा होता है। जो प्रवृत्ति होती है ये प्रकृति के द्वारा होती है और इसकी जो दर है ये भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही समय में हो, वो अलग अलग समय में भी और अलग अलग प्रकार से हो सकता है। अगर हम पाँचवें पॉइंट की बात करें तो पाँचवा पॉइंट है एक जनक अथवा पूर्व जात से एक साथ कई जातियां उत्पन्न हो सकती हैं। यानी कि जैसे एक जीव है, उस जीव से एक साथ कई जातियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। यानी कि जितने जीव उत्पन्न हुए हैं उन सब में अलग अलग परिवर्तन हो सकता है। और जब अलग अलग परिवर्तन रहेगा तो क्या कहेंगे हम लोग कि कई जातियां एक साथ उत्पन्न हुई हैं। अगर हम छठे पॉइंट की बात करें, छठा पॉइंट, तो उत्परिवर्तन का कोई नियत समय नहीं होता है। उत्परिवर्तन का कोई नियत समय नहीं होता है या कभी भी हो सकता है। कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि मतलब इसी टाइम पे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये कभी भी हो सकता है और ये फिक्स नहीं होता है, मतलब कोई नियत समय नहीं होता है। और जाति के जो है विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। तो दोस्तों जो डी वरीज के द्वारा उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया गया, तो यही 5-6 पॉइंट उससे संबंधित थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमने जो जैव विकास से संबंधित 3 सिद्धांत पढ़े, आप पहला हो गया लैमार्कवाद, दूसरा हो गया डार्विनवाद और तीसरा उत्परिवर्तनवाद। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। और जितना हमने पढ़ाया उससे बाहर एक भी पॉइंट एग्जाम में नहीं आएगा। बस आप लोग वीडियो को बार बार रिवीजन करिएगा, नोट उस जो पॉइंट आपको अच्छा लगे उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और बार बार उसका मतलब रिवीजन करिएगा। और इस चैप्टर से संबंधित कुछ फैक्ट हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला है आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये क्या है? ये एक सर्वपुरातन पक्षी था। किस युग में पाया जाता है? जुरैसिक युग में। जुरैसिक युग में पाए जाने वाला ये सर्वपुरातन पक्षी था। और इसके जो जीवाश्म है लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने जुरैसिक चट्टानों से प्राप्त हुए। कहाँ से? जुरैसिक चट्टानों से। यानी कि इनके जो जीवाश्म है वो 15 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ये सरीसृपों और पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी था। यानी कि जो सरीसृप हैं आज के समय में और जो पक्षी हैं, तो इनके विकास के क्रम में ये इनके बीच में आए। यानी कि सरीसृपों के विकास के बाद आर्कियोप्टेरिक्स का विकास हुआ और इसके बाद किसका विकास हुआ? पक्षियों के। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कनेक्टिव लिंक यानी कि इनके बीच का संयोजक कड़ी था। और इसमें जो है सरीसृप की भांति जो है लंबी पूंछ, चोंच में दांत, अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे थे। अगला पॉइंट है यह पक्षी था। क्या था? यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद मतलब आगे का जो पैर था वो पंखों में रूपांतरित हो गए थे, इसीलिए क्या था? एक पक्षी था। दूसरा पॉइंट है युगलीना। युगलीना पादप और जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है। यानी कि पादप से जंतुओं के विकास के क्रम में इनके बीच में कौन सा आया? युगलीना आया। यानी कि पादप
का जब विकास हुआ तो उस विकास के क्रम में जंतु का जब विकास हुआ तो उसके पहले यूग्लिना का विकास हुआ। यानी कि इसलिए कहा जाता है कि ये कहा जा रहा है कि ये संयोजक कड़ी, कनेक्टिव लिंक है इन दोनों के बीच में। अगला है नियोपाइलिना। नियोपाइलिना यह एनिलिडा और मोलस्का के बीच का संयोजक कड़ी है। अभी हमने आपको बताया कि संयोजक कड़ी क्या होता है। अगला है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया की अगर हम बात करें तो एक निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। स्तनियों का मतलब क्या होता है? ऐसे जंतु जो मतलब बच्चे पैदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्तनीय, स्तनधारी यानी कि मैमल्स बोलते हैं। तो ये मैमल्स के जो है निम्न कोटि के जीव होते हैं, इनका अलग अपना एक उपवर्ग होता है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर तो ये एकिडिना और बत्तख, चोची, प्लेटिपस, ये इनके उदाहरण हैं। ये सरीसृप और स्तनधारियों के बीच के संयोजक कड़ी हैं। सरीसृप किसके बीच के? सरीसृप और स्तनियों के बीच के संयोजक कड़ी हैं। अगला पॉइंट है हमारा डायनासोर। डायनासोर क्या है? यह एक विलुप्त प्राय जीव है। यानी कि यह एक विशालकाय सरीसृप था जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में पाए जाते थे। इनका पाए जाने का समय क्या है? मेसोजोइक महाकल्प में पाए जाते थे। मध्यजीवी महाकल्प के 3 भाग हैं। पहला भाग है ट्रायसिक कल्प, जुरैसिक कल्प और एक है क्रीटेशियस कल्प। ये ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक है। आप लोग जब सुनील सर से पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो आप लोगों को इसके बारे में विस्तार के साथ बताया जाएगा। आप लोग बस यहाँ पे मतलब जान लीजिए मध्यजीवी महाकल्प को 3 भागों में बांटा गया है और यह मध्य मेसोजोइक महाकल्प में डायनासोर पाया जाता था। अगला है मैमथ। मैमथ जो है यह प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यानी कि मैमथ आज के समय में पाए नहीं जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि हाथी का पूर्वज माना जाता है। ये हाथी के मतलब इस मैमथ को क्या है? हाथी का पूर्वज कहा जाता है। जैसे अभी एग्जाम में पूछ लेगा कि मैमथ क्या है, तो ऑप्शन में अगर दिया रहेगा कि हाथी का पूर्वज तो हम वहाँ पे टिक लगा देंगे। हमारा अगला पॉइंट है क्रोमैग्नान। क्रोमैग्नान के बारे में जो 2-3 पॉइंट हैं हम उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि मनुष्य को आधुनिक मानव, जो आज का मानव है, आधुनिक मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फासिलिस मानते हैं क्रोमैग्नान को। और दूसरा पॉइंट है क्रोमैग्नान का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर 6 फीट लंबा होता था और इनकी कपाल गुहा क्या है? 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर होता था। तो ये था दोस्तों फैक्ट जो जैव विकास चैप्टर से संबंधित पूछे जाते थे। और जो तीन सिद्धांत हमने आप लोगों को पढ़ाया, वो सिद्धांत और ये महत्वपूर्ण जो हमने आप लोगों को फैक्ट बताया, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से बार बार रिवीजन मतलब क्वेश्चन का क्या है? रिवीजन होता रहे, रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन सभी वीडियो को आप लोग बारी बारी रिवीजन करते रहिएगा और जो आप लोगों को अच्छा लगे उसे आप लोग नोट कर लिया करिए और एग्ज़ाम के समय जिसे रिवीजन करने में आसानी हो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का हम पर जो विश्वास है वही क्या है? हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देती है, जिससे हम और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें।